हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज ग्रामर का दूसरा पार्ट यानी पिछले पार्ट में हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ चुके थे। इंग्लिश को समझे थे कि इंग्लिश में सेंटेंस किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, लेटर किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस समझे थे कि दोनों में सही कौन है। तो ये दूसरा क्लास है। पिछला का जो भी स्टूडेंट पिछला क्लास नहीं देखे हैं पहले वहाँ पर जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। आखिर वर्ब होता क्या है, वर्ब्स होता क्या है, तो उन चीज़ों को समझेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स के मेनली कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन पढ़ना है और क्या क्या जानना चाहिए। हम लोग इसका यूज अगले सेशन में पढ़ेंगे, यानी जो अगला क्लास होगा उसमें इसका प्रयोग सीखेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से उसका प्रयोग क्या होगा। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप, यानी कि प्रकार। आपको पता है कि टाइप का मतलब होता है प्रकार, ये तो सबको पता ही होगा। अब यहाँ पर समझिएगा बालक कि ये जो वर्ब से लिखा हुआ है यानी वर्ब जो लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। हम एक बार झलक दिखा देते हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ बता देते हैं कि वर्ब्स कहते किसको हैं। तो समझिएगा, ये जनरली आपका स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है। ये बात तो हम लोग जानबे किए हैं। और दूसरा होता है एक्शन को बताता था, यानी कि कैसा एक्शन हो रहा है। और एक्शन दो प्रकार का होता है, फिजिकल और मेंटल। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और एक लिख लीजिएगा, एक होता है बी, यानी बी का मतलब हम बताए थे, बी का मतलब होता है होना। कोई भी चीज़ अगर होने की बात होगी तो वो भी अपने आप में क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इस चीज़ को हम लोग जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। पहला स्टेट, एक्शन, बी, इस चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब समझिएगा, हम पहला लिखते हैं, हेडलाइन आपका देते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स के प्रकार क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ को समझते हैं। पहला अगर बात की जाए तो ये होता है फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है, उसको एक लाइन में सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए। हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन्स। यहां लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर्स और पर्सन। जो एक ऐसा वर्ब यानी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करे, नंबर के अकॉर्डिंग काम करे, पर्सन के अकॉर्डिंग काम करे, जैसा सब्जेक्ट वैसा रूप ही ले ले, इसको किसी और पर डिपेंड होना पड़े, इसका डिपेंडेंसी किसी और पर निर्भर करे, तो उसी को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह किसी से स्वतंत्र नहीं होता है, ये किसी पर डिपेंड होता है। और ये किस पर डिपेंड होगा, तो डिपेंड होगा आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा, नंबर पर डिपेंड होगा या पर्सन। तीनों बात सेम ही है। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर बनेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल होगा। एक वो कहानी बेसिक सा हम बात यहाँ पर समझा देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बात है, ध्यान देखिएगा। दुनिया का कोई भी वर्ब होता है ना बालक, वो आपका प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा होता है। मान के चलिए अगर गो की बात की जाए तो गो आपका प्लूरल हो गया। अगर बात की जाए प्ले की तो प्ले आपका प्लूरल हो गया। अगर इसका सिंगुलर बनाना हो तो आप इसमें एस या ईएस जोड़कर क्या करते हो, इसका सिंगुलर बनाते हो। मान के चलिए गो के जगह अगर लिखना हो गोज या प्ले के जगह लिखना हो प्लेज, तब प्लेज आपका सिंगुलर हुआ और प्ले आपका प्लूरल। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि नाउन इसका अपोजिट होता है। दुनिया का कोई भी नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर होता है, उसमें अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल बनता है। मगर वर्ब में ये कहानी नहीं होता है, इसमें उल्टा होता है। ई मेनली होता है प्लूरल, यानी गो आपका हुआ प्लूरल, प्ले आपका हुआ प्लूरल। अगर इसमें ईएस लगा दिए तब ही हो गया सिंगुलर। तो ये छोटा सा कहानी था, इसको ध्यान में रखिएगा।
अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन का यही मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा ई बन जाता है वर्ब। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग अगले सेशन यूज में पढ़ेंगे कि आखिर यूज कैसे कैसे होगा, तो उसमें आराम से समझेंगे। इसमें सिर्फ टाइप पढ़ लीजिए। अब टाइप में क्या हो गया कि अगर कभी फाइनाइट वर्ब का मतलब पता करना हो कि फाइनाइट वर्ब हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, तो चेक करिएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट और नंबर, नंबर कहने का मतलब वो सब्जेक्ट ही होता है कि सब्जेक्ट में नंबर क्या है। नंबर और पर्सन एक ही प्रकार का होता है। नंबर का एगो है, पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आई और बी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट, नेम और दे आता है। इस बात को समझ गए। फाइनाइट वर्ब आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला टाइप देखते हैं। देखिए बालक, अगला जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसको बड़ा प्यार से समझिएगा कि आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है। तो देखिए, तो समझिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हम यहाँ लिख देते हैं पहले टाइप्स ऑफ वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हम यहां लिख देते हैं फ्री ऑफ सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन्स। ये ना ही सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, ना उसके नंबर पर डिपेंड होता है और ना ही पर्सन पर डिपेंड होता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये फिक्स होता है, इसको चेंजेबल नहीं कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। या सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स उसको कहा जाएगा जो फ्री हो, जो डिपेंड नहीं हो किसी पर। और किसी पर कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट पर डिपेंड ना हो, जिसका डिपेंडेंसी सब्जेक्ट ना हो, वह फ्री ऑफ हो। अब इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार का होता है, उसको भी बड़ा प्यार से यहां पर समझिएगा कि आखिर नॉन फाइनाइट में 3 गो होता क्या क्या है, वो समझिएगा। तो हम सबसे पहला लिखते हैं जिरंड, और दूसरा हम लिखते हैं पार्टिसिपल, और जो तीसरा लिखते हैं वो है इन्फिनिटिव। जो तीसरा लिखते हैं इन्फिनिटिव। अब जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, वो सब बारीकियां से समझिएगा। फिलहाल इतना जानिए कि जब कभी भी V1 प्लस ING को, यहां ध्यान से सुनिएगा, V1 प्लस ING को एज अ नाउन के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, तब वो काम करता है जिरंड का। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, तब वो पार्टिसिपल में गिनती आ जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो समझाएंगे अभी। फिलहाल इतना जानिए कि जिरंड किसको कहते हैं। जिरंड किसका भाग है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक प्रकार होता है जिरंड। और जिरंड किसी वर्ब पर डिपेंड नहीं होता है, ये काम करता है नाउन का, यानी काम करता है संज्ञा का। और नाउन आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिरंड V1 प्लस ING, यानी जब भी वर्ब 1 में भी की पहले फॉर्म में आप ING जोड़ते हैं और वो काम करता है नाउन का, तब वो कहलाएगा बालक जिरंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है, समझिएगा। इसको पहले इन्फिनिटिव हम मिटाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है बालक पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा गंभीरता के साथ समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, उसको समझिएगा। जब कभी भी आप V1 प्लस ING को, देखिएगा, V1 प्लस ING को एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, यानी जब
देखिएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, इस सिंपल भाषा में ध्यान होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहेंगे? V1 प्लस आईएनजी। तो सर इसको जिरंड क्यों नहीं कहें? जिरंड इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जिरंड काम करता है नाउन का, इसका एग्जाम्पल भी कराएंगे और इसका यूज भी बताएंगे, थोड़ा सा सब रखिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, इसीलिए दोनों अलग है। जिरंड नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, बस इतने अंतर होता है। बाकी ईबी V1 प्लस आईएनजी होता है और ईबी V1 प्लस आईएनजी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो आप वर्ब 3 लिखते हैं और उसको जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, जब वर्ब का तीसरा रूप आप लिखते हैं, यानी दुनिया का कोई भी V1 हो और उसका V3 लिखते हैं आप, यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तब कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। हम यहाँ पर अगर सिंपल भाषा में इसको डिस्क्राइब करें पार्टिसिपल, तो ये एक प्रकार का क्या होता है बालक? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जिसको आप विशेषण कहते हैं। अब कहिएगा सर ये तो भव पढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव कहाँ से घुसा दिए? तो वही भवे के पार्ट है, उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर सीख रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया, पास्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल समझिएगा। देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो हैव हैज हैड रहेगा ही रहेगा, और हैव हैज हैड वर्ब का काम करता है, तो उसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा। तो एडजेक्टिव फॉर्म में हम यहाँ पर सिंपल सी भाषा में लिख दे, हैव का अगर एडजेक्टिव बनेगा तो हैविंग होगा। हैविंग प्लस वर्ब 3 जहां कहीं भी नजर आए तो समझिएगा वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ये बात ध्यान रखिएगा। हैव हैज और हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा चौथा पांचवा ऐसा ना आता है। तो हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप रहे तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर दो तरह का हम बात बताएं। पहला नॉन फाइनाइट वर्ब फ्री ऑफ सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, नंबर से मतलब नहीं होता है, पर्सन से ही स्वतंत्र होता है। इसका 3 गो पार्ट होता है, जिरंड, पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनिटिव। अभी बता रहे हैं जिरंड V1 प्लस आईएनजी को नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी को एज एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप होता है और उसे भी एज एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है। तीसरा हम बता देते हैं, इसी का तीसरा भाग, तीसरा है इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है गुरुदेव? तो इन्फिनिटिव को बड़ा प्यार से समझिएगा, आखिर इन्फिनिटिव होता क्या है? तो इन्फिनिटिव का सिंपल सा हम यहाँ भाषा लिख देते हैं 2 प्लस V1, यानी जब कभी भी 2 प्लस V1, और ध्यान रखिएगा ये एज अ नाउन काम करता है। आपका जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाउन का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। जब कभी भी आप 2 प्लस V1 को एज ए नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एज ए नाउन होना चाहिए 2 प्लस V1। तो पहले शब्द को देखकर, सेंटेंस को देखकर पहचानना सीखिए कि वो काम किस चीज का कर रहा है, ये हो क्या रहा है, तब ये बात बनेगा। नहीं तो इधर उधर करते रह जाएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका अगला भाग को देखते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। देखिए बालक, अगला हम लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब लगले समझ लीजिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका बेसिक सा फंक्शन समझ लीजिएगा कि आखिर होता क्या। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, हम यहाँ पर अगर इसका डेफिनेशन की बात की तो नीड्स अ ऑब्जेक्ट, नीड्स एन ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट,
यानी ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट का जरूरी होता है, यानी वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एगो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा किसी भी सूरत में, चाहे आप उसको कैसे भी लाइए, मगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद एगो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब इसका अपोजिट होता है। इसमें अगर बात की जाए तो डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी इसको कोई ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं होता है। ये बिना ऑब्जेक्ट के आता है, यानी इसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसी को बोला जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोनों का हम एक एग्जांपल में बता देते हैं कि आखिर होता क्या है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखे आई किल, आई गो। अब दोनों में मतलब समझिएगा, पहला लिखा हुआ है आई किल और दूसरा लिखा हुआ है आई गो। अगर हम पूछे आई किल, किल का मतलब होता है मारना, तो यहाँ प्रश्न बन रहा होगा कि आई किल क्या, तो आई किल अ टाइगर कह सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आपने कुछ एक मारा होगा। तो देखिएगा, किल के बाद ए टाइगर आया और टाइगर आया, यानी ऑब्जेक्ट आया है, और आई गो। अब आई गो सिंपल सा भाषा में लिख भी सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं आई गो माई होम या माई हाउस, कुछ भी कर सकते हैं। आई गो माई हाउस, तो ये गो के बाद माई हाउस लिखिए तो अच्छा है, नहीं लिखिए तो यो समझ में बात आता है कि आई गो। अगर वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हालांकि देखिए इसमें भी लिख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, माई प्लस हाउस तो हो सकता है, तो ये लिखा गया है बाद में। अगर नहीं लिखते, सीधा सा लिखते आई गो, तो अगर सेंटेंस आई गो ही रहता तो क्या हुआ, ये हुआ इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं होता है, और किल के बाद एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और देना पड़े, जहां आवश्यक हो जाए कि एगो ऑब्जेक्ट देना ही देना है, तब वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और जहां एगो ऑब्जेक्ट नहीं देना पड़े तो इनट्रांजिटिव वर्ब। बिना ऑब्जेक्ट के अगर काम चल रहा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब, और बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चल रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इस बात को ध्यान रखिए। बस बात इतने है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में, और कुछ जानने का जरूरी नहीं होता है। बाकी कौन कौन वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन कौन इनट्रांजिटिव है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर जान लीजिए एक और होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब याद रखिएगा, कॉजेटिव वर्ब का मतलब सीधा सा अगर बता दे तो इसमें हैव, गेट और मेक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हैव, गेट और मेक। हैव, गेट और मेक ये एगो स्पेशल केस होता है और इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जनरली वर्ब के तरह नहीं ट्रीट होता है, ये किसी और के तरह ट्रीट होता है। ये नथिंग लाइक अ जनरल वर्ब्स, इट लुक लाइक्स अनदर, यानी कि ये वर्ब के तरह काम नहीं करता है। जनरल जो वर्ब होता है, गो, प्ले, रीड, वॉच, ये सब उसके तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। इसको जब स्पेसिफिक तरीका से आप इस्तेमाल करते हैं तब वो काम कहलाता है कॉजेटिव वर्ब। इसका उतना उपयोग ना है, इससे क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। बस 3 गो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक और होता है मॉडल, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं मॉडल। मॉडल हम ज्यादा नहीं बताएंगे, सीधा सा याद रखिएगा। मॉडल वर्ब होता है 13 गो। कै गो होता है बालक? मॉडल वर्ब होता है 13 गो। 13 गो को 2 भाग में बांटा गया है, एगो 10 गो में, एगो 3 गो। ये बात खाली ध्यान रखिएगा। जो 10 गो होता है काम करता है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, और जो 3 गो है वो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 3 गो होता है वो होता है आपका यूज टू, नीड और डेयर। ये 3 गो याद रखिएगा। यूज टू, नीड और डेयर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जो 10 गो है वो आपका होता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will और would होता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 10 को सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, और टू, शैल और शुड, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और जो 3 गो हो गया वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और कौन कौन होता है? यूज टू, नीड और डेयर। ये मॉडल्स के बारे में जानकारी था। उसके बाद एक और लिख लीजिएगा, स्टैटिक वर्ब। तो इसके बारे में विशेष जानकारी लेने का जरूरी नहीं है, बस सीधा सा जानिएगा एगो स्टैटिक वर्ब भी होता है, इसका इस्तेमाल कुछ नहीं होता है। बस जितना बताए हैं उतने बात याद रखिएगा, उतने काफ़ी है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी गिवन सेंटेंस को समझना, उसमें दिया हुआ कौन सा बात किस तरीक़ा से कह रहा है उसको समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले सेशन में हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे कि आखिर इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ तक हर चीज़ बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।